ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों सन 1952 में 1952 में पराशक्ति नाम की एक तमिल फिल्म आई थी, जिसे वामपंथियों के द्वारा, लेफ्टिस्टों के द्वारा तमिल सिनेमा की, इवन भारतीय सिनेमा के इतिहास की मोस्ट नोटेबल, सबसे उल्लेखनीय फिल्म कहा जाता है। आज भी विशेषतः जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को प्रमोट करने वाले जो पेजेस है सोशल मीडिया पर, वे इस फिल्म को आज भी सेलिब्रेट करते हैं, इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। पिछले वर्ष 2022 में जब इस फिल्म को 70 वर्ष पूर्ण हुए थे तो इसके लेकर काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह किए गए थे। अब ऐसा क्या खास था इस फिल्म में, क्यों इसे वामपंथी इतना सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए, ये इतिहास की वो पहली फिल्म थी जिसने हिंदू हेट को, हिंदू घृणा को मेन स्ट्रीम में लाया था, मुख्य धारा में लाया था, और द्रविडियन मूवमेंट को, द्रविडियन पॉलिटिक्स को मुख्य धारा में लाने का या उसके लिए एक बहुत बड़ा जनाधार बनाने में इस फिल्म ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। जन जन तक द्रविडियन मूवमेंट को पहुंचाने में इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत तो 1944 में ही हो गई थी, जब पेरियार ने द्रविडर कड़गम नाम की पार्टी की, एक मूवमेंट की शुरुआत की थी। हालांकि उसका पहले नाम जस्टिस पार्टी था, उस पार्टी का, जिसकी स्थापना 1917 में ही हो गई थी। उसी का बाद में नाम बदलकर पेरियार के द्वारा द्रविडर कड़गम किया गया था। फिर उसी का नाम आगे जाकर डीएमके हुआ, जो आज डीएमके पार्टी के रूप में हम देखते हैं, जिनकी तमिलनाडु में सत्ता है। तो इस द्रविडियन मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जनसमर्थन बनाने में पराशक्ति इस फिल्म की सबसे मुख्य भूमिका मानी जाती है। और ये कोई मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कह रहा, आप इसके बारे में सोशल मीडिया पर, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, और विकिपीडिया पर जाकर भी आपको इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये फिल्म पराशक्ति बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जब वामपंथियों के एजेंडा को सपोर्ट करने वाली कोई फिल्म आती है ना, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम लग जाता है उस फिल्म को प्रमोट करने में। और केवल प्रमोट नहीं करता, उन फिल्मों को अलग अलग टैग्स दिए जाते हैं कि भाई तो टाइमलेस क्लासिक है, तो जेम है, इसने तो पूरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के टैग्स उनको दिए जाते हैं ताकि इतिहास में आगे जाकर भविष्य में जब भी भारतीय सिनेमा की सबसे उल्लेखनीय फिल्मों की चर्चा हो तो उन फिल्मों का नाम सबसे ऊपर आए, उनको सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाए। और वामपंथी बहुत सिस्टमेटिक वे में कला और साहित्य के क्षेत्र का हमेशा से ही उपयोग करते आए हैं। फिर ऐसी फिल्मों को, ऐसे साहित्यकारों को पुरस्कारों पर पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का हर संभव प्रयास होता है। अब मैंने पराशक्ति इस फिल्म के बारे में आज इसका उल्लेख क्यों किया, तो देखिए, उस फिल्म के लेखक थे एम करुणानिधि, जो डीएमके पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक आते हैं। 10 बार प्रेसिडेंट रहे हैं डीएमके पार्टी के। 1969 से लेकर के 2011 तक 5 बार वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि। उनके ही बेटे एम के स्टैलिन आज वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, जिनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन तमिलनाडु सरकार में अभी मंत्री है, मिनिस्टर फॉर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन ऑफ तमिलनाडु। इस मंत्रालय को उदयनिधि स्टैलिन अभी संभाल रहे हैं, और जिन्होंने हाल ही में सनातन संस्कृति को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा निंदनीय ऐसा वक्तव्य दिया है, जिसका पूरे देश भर से विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है। क्या कहा उदयनिधि स्टैलिन ने कि सनातन संस्कृति कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये तो डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी भयावह, असाध्य ऐसी बीमारी है जिसको मूलतः ही नष्ट किया जाना चाहिए। ये बात उदयनिधि स्टैलिन ने कहां पर कही? सनातना एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस, इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम ही सनातन संस्कृति को समूलतः नष्ट करना, ये जिस कार्यक्रम का नाम था, वहां पर उदयनिधि स्टैलिन ने ये बात कही है। हालांकि देखिए, उदयनिधि स्टैलिन ने जो बात कही है वो कोई बहुत नई बात है ऐसा नहीं है, इस पर आश्चर्य करने वाली भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं, जिस विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, द्रविडियन, उस विचारधारा का बेस, फाउंडेशन ही यही है, सनातन संस्कृति का विरोध या उसको समूलतः नष्ट करना। और इसी कारण से उदयनिधि स्टैलिन ने कहा कि भाई मैं इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, हम तो पेरियार को फॉलो करते हैं और मैं अपने वक्तव्य से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो ये कोई उदयनिधि स्टैलिन ने नई बात कही हो, ऐसी बात नहीं। एम करुणानिधि की जो पराशक्ति फिल्म की मैंने बात कही, ऐसी कई सारी फिल्मों की कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई है। और तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा के बारे में तो मैंने हमेशा आपको कहा ही है कि कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का एक पूर्ण रूप से वर्चस्व आज हमें तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर देखने को मिलता है। हालांकि आज से 10 वर्ष पहले तक अगर आप जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनिस्टों का इस प्रकार से पूर्ण रूप से वर्चस्व नहीं था।
पर पिछले 10 वर्षों में अभी वो पूर्ण मेन स्ट्रीम में आ गए हैं कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स। अब देखिए, स्टैलिन ने जो बात कही उस पर मुझे कम से कम कोई आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि हमेशा उनको, वो तो भाई अपनी विचारधारा पर क्लियर है, वो तो पीछे भी नहीं हट रहे और जैसे है अंदर से वैसे सबको वो दिखा रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा डर उन लोगों से लगता है जो लोग बाहर से अपने आप को न्यूट्रल दिखाते हैं, सो कॉल्ड इंक्लूसिव दिखाते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर दिखाते हैं, और ऐसा मुखौटा ओढ़कर उसकी आड़ में इसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं जो उदयनिधि स्टैलिन ने बात कही है। स्वतंत्रता के बाद में जो सेक्युलर पार्टीज को हमने देखा, उन्होंने यही काम किया है जो उदयनिधि स्टैलिन ने कहा। वामपंथी इतिहासकार आप देख लीजिए, उन्होंने सिस्टमैटिक वे में किस प्रकार से सनातन संस्कृति की जो मूल भावना है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उसको समाप्त करने का ही तो प्रयास किया ना, हर संभव प्रयास किया। उदयनिधि स्टैलिन कम से कम वो जो है वैसा सबके सामने प्रेजेंट करते, ताकि लोग कम से कम इस पर निर्णय तो ले सकते हैं कि भाई इसको हमें सपोर्ट करना है या नहीं करना। लोगों को क्लियरली पता तो चलता है। इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा डर नहीं लगता। मुझे डर उन लोगों से, उन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों से, दलों से डर लगता है जो बाहर से अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल, सो कॉल्ड इंक्लूसिव वगैरह दिखाते हैं, पर पीछे से इसी विचारधारा को वे सपोर्ट करते हैं, और वो ज़्यादा अधिक मात्रा में सनातन संस्कृति का नुकसान करते हैं। क्योंकि बहुत सारे युवा जिन्हें इस इतिहास के बारे में पता नहीं है कि किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में हमारे सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का एक कल्चरल जेनोसाइड करने का प्रयास हमेशा से ही होता आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी सिस्टमैटिक वे में ये हुआ है। इसके लिए बाहर से हमेशा से फंडिंग्स आती रही है। कन्वर्जन के लिए मिशनरीज को, कई सारे अलग अलग एनजीओज को फंड किया जाता है, और इसके लिए इसी विचारधारा का उपयोग किया जाता है। हिंदुओं को जात पात के नाम पर बांटो, एक असंतोष की भावना हमारे आदिवासी भाइयों के मन में उत्पन्न करो, इसके लिए अलग अलग फिल्में बनाई जाती है, साहित्य बनाया जाता है, उनको मुख्य धारा से तोड़ा जाता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना हो इसके लिए नक्सलियों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको क्रांतिकारियों के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्रों में जब होता है, तो वहाँ पर उन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकासों का विरोध करने के लिए बम धमाके आदि, आज से कुछ वर्ष पहले तक ये तो बहुत अधिक हुए हैं। 2004 से 14 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कितने सारे नक्सलियों के द्वारा धमाके अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर हुए हैं। तो हमारे जो आदिवासी भाई है, उनको हमेशा से ही मुख्य धारा से अलग रखना, विकास से दूर रखना, और फिर मिशनरियों के द्वारा इस असंतोष की भावना का उपयोग किया जाता है कि इस देश के द्वारा, इसकी संस्कृति के द्वारा, सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से आप पर अन्याय किया जाता है, और इसकी आड़ में फिर उस असंतोष की भावना का कन्वर्जन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पीछे कई सारे साहित्यकार हैं, कई सारे फिल्म मेकर्स हैं, जो बाहर से सो कॉल्ड सेक्युलर होने का मुखौटा ओढ़कर इसी विचारधारा को अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रमोट करते हैं, या वो एलिट क्रिटिक्स जो इसी विचारधारा पर आधारित फिल्मों को प्रमोट करते हैं, उनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। आज आप देख लीजिए, जितने भी एलिट क्रिटिक्स हैं इस इकोसिस्टम के, वे सबसे ज़्यादा पिछले 4-5 वर्षों में तमिल और मलयालम फिल्मों को क्यों प्रमोट करने लग गए हैं। आपने देखा होगा ना, तमिल और मलयालम फिल्मों को वो हमेशा प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? यही कि आज जो ये कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा है, या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो द्रविडियन पॉलिटिक्स का प्रभाव, वर्चस्व हमें देखने को मिलता है, उसे ही फिल्मों के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। उसी कारण से ये एलिट क्रिटिक्स का पूरा जो इकोसिस्टम है वो उन फिल्मों को प्रमोट कर रहा है। तो उदयनिधि स्टैलिन से डर नहीं है, मुझे डर उन एलिट क्रिटिक्स से है जो बाहर से न्यूट्रल होने का ढोंग करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। हालांकि समझदार लोग उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनके विचारों को, वो एक अलग बात है, पर फिर भी वो उन एलिट क्रिटिक्स से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जो उदयनिधि स्टैलिन ने बात कही उसी विचारधारा को पीछे रहकर प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं। बाकी रही बात द्रविडियन पॉलिटिक्स की या द्रविडियन मूवमेंट की, तो उसके बारे में कई बार हमने हमारे चैनल पर चर्चा की हुई है। हिंदू घृणा, हिंदू हेट, सनातन संस्कृति को जड़ से समाप्त करना, यही उनकी विचारधारा का बेस है। ब्रिटिशों ने जो झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी भारत में लाई, साउथ और नॉर्थ को बांटने के लिए, हिंदुओं को जात पात में बांटकर उनको कन्वर्ट करने के लिए, वही द्रविडियन मूवमेंट का बेस है। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी को रिजेक्ट किया था, पर पेरियार के द्वारा उसको सही मानकर इस द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत की गई, और उसके भयावह परिणाम आज हम देख रहे हैं। वामपंथियों ने उसको मेन स्ट्रीम में लाकर कैसे अपने ही कल्चर और संस्कृति के प्रति हमारे मन में एक आत्मग्लानि की भावना भरती है। इसी के परिणाम आज ये है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले कई सारे लोग आज तमिलनाडु में ऐसे हैं जो अपनी तमिल आइडेंटिटी को भारत से अलग बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान अलग है। इस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है वो भी आज हमें देखने को मिलता है कुछ लोगों में।
हालांकि बहुसंख्यक जो हमारे तमिल भाई है वे आज भी राष्ट्रवादी है, अपने कल्चर में, संस्कृति में वे बिलीव करते हैं, पर द्रविडियन पॉलिटिक्स का प्रभाव ऐसा है कि आज तमिलनाडु में, इवन केरला में भी अपने आप को हिंदू कहना भी एक प्रकार से अपराध हो गया है। केरला से कई सारे मित्र हमारे चैनल पर, कई बार मैं उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, तो ये जो वामपंथियों का जो एक वर्चस्व या उनकी पॉलिटिक्स का जो प्रभाव है वो इस हद तक है कि खुलकर सनातन संस्कृति का गौरव करना, सम्मान करना, ये भी एक प्रकार से अपराध हो गया है। कन्वर्जन कितना ज़्यादा तमिलनाडु और केरला में हुआ है ये तो कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। मिशनरीज़ को लगातार बाहर से फंडिंग्स वगैरह आती है, और ये तो मैंने स्वयं अनुभव किया। पिछले वर्ष जब कर्नाटका और तमिलनाडु में मैं ट्रिप पर गया था परिवार के साथ में, मैं खुद ड्राइव करके गया था गाड़ी से, 4 व्हीलर से। तो कर्नाटका में तो नहीं, पर जब मैं तमिलनाडु में जैसे जैसे मैं अंदर गया उसके बाद में वो किस प्रकार से कितना कन्वर्जन हुआ है, मिशनरीज़ का जो प्रभाव है वो जगह जगह पर मैंने देखा। इवन रामेश्वरम में जब मैं गया, हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक, जब ब्रिज को हम समुद्र के ऊपर से क्रॉस कर कर अंदर जाते हैं रामेश्वरम में, तो रास्ते के दोनों तरफ बस चर्च 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 दिखाई दे रहे थे, और कुछ गिने चुने जो 2-3 मंदिर थे वो भी खंडर हो चुके थे। और ये केवल रामेश्वरम की बात में मैं नहीं कह रहा, मैंने वो वीडियोज़ भी आपको दिखाए हुए हैं जो किस प्रकार से मंदिर खंडर हो चुके थे। पर केवल रामेश्वरम की बात नहीं है, जब मैं तमिलनाडु में जिस रूट से मैं गया था वहाँ पर कई सारे मंदिर मैंने देखे जो इसी प्रकार से खंडर बन चुके थे, उन पर ताले लग चुके थे। और संध्या के समय भी जब मैं ड्राइव कर रहा था तो उन मंदिरों में कोई दीप पूजन वगैरह, संध्या पूजन वंदन हो रहा हो, ये मैंने नहीं देखा। हालांकि जब मैं कर्नाटका में था तो छोटे से छोटे गांव में ही मैं क्यों ना हूँ, वेस्टर्न घाट का इलाका, वो रास्ता था पूरा, छोटे छोटे गाँव थे जंगलों के बीच में, पर उन मंदिरों में संध्या के समय आरती, संध्या पूजन मैंने देखा कर्नाटका में। पर तमिलनाडु में परिस्थिति बिल्कुल अलग में मुझे दिखी। हालांकि सबसे अधिक सनातन संस्कृति के बड़े बड़े भव्य ऐसे मंदिर तमिलनाडु में है, पर उनकी देख रेख, उन पर कोई ध्यान तमिलनाडु सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। पिछले वर्ष उसी ट्रिप में जब मैं मदुराई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में गया था ना, तो वहाँ की अव्यवस्था देखकर सच में रोने का मन कर रहा था। पार्किंग के लिए तक गाड़ी के लिए जगह नहीं थी। हालांकि इतने सारे भाविक वहाँ पर आए हुए थे, इतनी सुंदर वास्तुकला है उस मंदिर की कि देखकर ही एकदम से ऐसा हृदय प्रसन्न हो जाता है। विश्वास नहीं होता कि ऐसी वास्तुकला उस समय कैसे ये मंदिर बनाए गए होंगे। पर प्रशासन की तरफ से कोई वहाँ पर देख रेख, ध्यान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। हालांकि कर्नाटका में मंदिरों की बहुत अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखा गया, ये मैंने देखा। पर तमिलनाडु में परिस्थिति बिल्कुल ही अलग दिखी, और ये सब बातें देखकर बहुत दुख हुआ। पर पॉलिटिक्स का प्रभाव ऐसा है, और आज मंदिरों में जो मंदिर सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वहाँ की जो बॉडी है मेन, तो उसमें कई सारे जो कन्वर्ट हो चुके हैं, नॉन हिंदू हैं, उनको भी रखा गया। इसको लेकर भी वहाँ पर आज विरोध हो रहा है इन बातों का, सरकार के इन निर्णयों का। मंदिरों में आने वाला जो धन है, दान है भाविकों का, उसका उपयोग सरकारें अपने अलग अलग स्कीम्स के लिए या अपने अब जो माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसके लिए वे कर रहे हैं, और ये सब कुछ हम देख रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वामपंथी कला और साहित्य के क्षेत्र का, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही प्रभावी तरीके से उपयोग बहुत लंबे समय से करते आए हैं। पराशक्ति का तो मैंने उल्लेख किया ही, उसके बाद भी एम करुणानिधि ने कई सारी ऐसी फिल्मों की कहानियाँ लिखी है। उदयनिधि स्टैलिन, जिसका सनातन संस्कृति पर इतना निंदनीय वक्तव्य आया है, उसके द्वारा भी कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया गया है। खुद उसने कई फिल्मों में लीड रोल में भी काम किया है। और यही उदयनिधि स्टैलिन अभी शाहरुख खान की जो जवान फिल्म आ रही है उसको तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। रेड जायंट मूवीज़ इसके हेड उदयनिधि स्टैलिन है, और वो ही तमिलनाडु में जवान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको याद होगा 2011 में सेवनम अरिवू नाम की एक फिल्म आई थी सूर्या की, जिसे हिंदी में आपने टीवी पर चेन्नई वर्सेस चाइना नाम से कई बार देखा होगा। अब उसमें सनातन संस्कृति का गौरव किया गया था। आपको पता है उस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है? उदयनिधि स्टैलिन, वही जिसने अभी सनातन संस्कृति पर इतना निंदनीय वक्तव्य दिया है। मतलब एक तरफ तो काफ़ी लंबे समय तक इस प्रकार से सनातन संस्कृति के विरोध में भी कंटेंट बनता आया है, उसी परिवार के द्वारा लिखी गई कहानियों पर, या उसमें भूमिका वगैरह भी हम देखते आए हैं। पर साथ में ही बीच में कोई एक आध ऐसी फिल्म भी बना दी जाती है सेवनम अरिवू जैसी, जिसके माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर सफलता भी मिल सके, ऐसा मेरा मानना है। और अभी आपको याद होगा जेलर फिल्म भी आई रजनीकांत जी की, उसके प्रोड्यूसर है सन पिक्चर्स। अब ये सन पिक्चर्स कौन है? कलानिधि मारन का है सन पिक्चर्स। और कलानिधि मारन एम करुणानिधि के ग्रैंड नेफ्यू है, यानी भांजे के बेटे। कलानिधि मारन सन पिक्चर्स के उनके पिता मुरासुली मारन, वे
डीएमके के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं और उनका कलानिधि मारन का सन पिक्चर्स है, उन्होंने जेलर को भी अभी प्रोड्यूस किया और जेलर में रजनीकांत जी का जो पात्र है उसे काफ़ी धार्मिक दिखाया है और उस फिल्म को देखिए बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफलता भी मिली। रजनीकांत जी की पिछली जो कुछ फिल्में रही है वो बहुत ही एक वामपंथी विचारधारा पर आधारित रही है और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लगातार पिछली कुछ 6-7 फिल्में। पर जब रजनीकांत जी ने एक धार्मिक व्यक्ति का पात्र निभाया जेलर में तो लोगों ने उसे पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर देखिए कितनी सफलता जेलर को मिली है। पर उसके भी प्रोड्यूसर सन पिक्चर्स है जो डीएमके के साथ में ही एक प्रकार से उनके पारिवारिक संबंध भी है। तो बीच बीच में फिर ऐसी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के लिए मेरे अनुसार ऐसी कोई इक्का दुक्का फिल्म भी बना दी जाती है और बाकी लगातार जो प्रोपेगेंडा कंटेंट है वो तो हम देखते ही आते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि वामपंथी या जो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं वो कला और साहित्य के क्षेत्र का, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही प्रभावी रूप से उपयोग काफ़ी लंबे समय से करते आए हैं। ये कुल मिलाकर जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसके नकारात्मक परिणाम आज हम देख रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसमें कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक इस परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा। हालांकि ये बहुत कठिन लग रहा है पर आशा करते हैं कि कुछ बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। पर जैसा कि मैंने कहा उदयनिधि स्टैलिन, उनसे मुझे डर नहीं लगता। डर मुझे उन सेक्युलर पार्टीज से लगता है जो बाहर से इंक्लूसिव और सेक्युलर होने का मुखौटा ओढ़कर पीछे से इसी विचारधारा को, सनातन संस्कृति को जड़ से समाप्त करने वाली विचारधारा को, उस इकोसिस्टम को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं ताकतों को वो बल देते हैं। उन्हीं भारत के विखंडन करने की, टुकड़े टुकड़े करने के जो सपने देखने वाले हैं उनको ही ये सेक्युलर दल जो सपोर्ट करते हैं ना, उनसे मुझे डर लगता है। और उनसे भी अधिक डर उन लोगों से लगता है, उन फिल्म मेकर से लगता है जो लोगों के भावनाओं के साथ में खेलकर इसी विचारधारा को बल देते हैं, प्रमोट करते हैं। और उनसे भी अधिक डर उस इकोसिस्टम से लगता है, उन पपेट क्रिटिक्स से लगता है, एलिट क्रिटिक्स से लगता है जो बाहर से न्यूट्रल होने का ढोंग करके इस विचारधारा को प्रमोट करते हैं, उस विचारधारा पर आधारित फिल्मों को प्रमोट करते हैं। बाकी इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।